दोस्तों, ड्वार्फ प्लैनेट जिन्हें बोनाग्रा भी कहा जाता है, ये ऐसे विशाल एस्टेरॉयड होते हैं जो कि आकार में दूसरे सोलर बॉडीज से काफ़ी विशाल होते हैं। पर ये इतने विशाल भी नहीं होते कि इन्हें प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा जाए। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमारे सौरमंडल के आखिर छोर में यानी क्यूपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया, जिसके बाद हमारे सौरमंडल में ड्वार्फ प्लैनेट की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई। जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ बोनाग्रा सीरीज। प्लूटो के अलावा हमारे सौरमंडल में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट हैं इरिस, हाउमिया, मेकमेक, सीरिस। इनमें से प्लूटो, इरिस, हाउमिया और मेकमेक यानी कुल 4 ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में उपस्थित क्यूपर बेल्ट डिस्क में मौजूद हैं। पर वही ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज इनमें सबसे छोटा और हमारे सौरमंडल के भीतरी छोर में मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक काफ़ी अनोखा और अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट है, जहां उन्हें वाटर, आइस माउंटेन, लिक्विड ओशियंस और एटमॉस्फेयर के सबूत मिले हैं। और इसी वजह से नासा ने पहली बार 2007 में एस्टेरॉयड बेल्ट और इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन भेजा, जिसे डॉन मिशन नाम दिया गया। पर आखिर यह ड्वार्फ प्लैनेट इतना अजीबोगरीब और ख़ास क्यों है, और आखिर डॉन मिशन ने इस ड्वार्फ प्लैनेट पर क्या खोजा? सीरीज की खोज की कहानी। सीरीज की खोज की कहानी काफ़ी अनोखी और मज़ेदार है। इसकी खोज की शुरुआत का श्रेय जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर और टाइको ब्रेहे को जाता है। जब केपलर ने टाइचो के एस्ट्रोनॉमिकल डाटा को देखा तो उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को समझने के लिए काफ़ी रिसर्च किया। उनके इस काम के बदौलत उन्होंने उम्दा डिस्कवरी की, जिसमें आज हम केपलर लॉ और प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। और उनकी इस डिस्कवरी के साथ उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की कि प्लैनेट मार्स और जुपिटर के बीच एक बड़ा गैप है, और उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि जरूर उस खाली जगह में कोई ग्रह है जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। इस डिस्कवरी से जुड़ी उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आई प्लेस ए प्लैनेट। लेकिन फिर भी किसी ने मार्स और जुपिटर के बीच प्लैनेट की बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया। 1781 में विलियम हेस्किल ने एक नए प्लैनेट की खोज की, जिसे आज हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ सर्च मिशन में काफ़ी तेजी आई। 1801 में तारों की खोज पर निकले मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जुसेप्पी पियाजी ने जब सीरीज को देखा तो उन्होंने लगा कि उन्हें एक तारा खोज निकाला है। लेकिन सीरीज को छोटे साइज और इसके जैसे और बड़े रॉकी मटेरियल से बने एस्टेरॉयड को देखकर साइंटिस्ट ने सीरीज को भी एक एस्टेरॉयड की कैटेगरी में रख दिया। कई सालों तक सीरीज को एक एस्टेरॉयड ही कहा जाता रहा, लेकिन सीरीज अपने पड़ोसी एस्टेरॉयड से इतना अलग और इतना बड़ा था कि 2006 में साइंटिस्ट ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। सीरीज का निर्माण और रोचक तथ्य। सीरीज एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका डायमीटर करीब 950 किलोमीटर है। सीरीज के अलावा एस्टेरॉयड बेल्ट में वेस्टा, पैलेस और हाइजिया जैसे विशाल एस्टेरॉयड भी मौजूद हैं। सीरीज लगभग 4.6 अर्थ ईयर्स में सूर्य का एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। वही अपने एक्सिस में रोटेशन करने में इसे 9 घंटे का समय लगता है। माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, उसी समय सीरीज का फॉर्मेशन भी हुआ था। इसके फॉर्मेशन को लेकर कई थ्योरीज और अनुमान लगाए गए हैं, जिनमें से एक थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमती हुई गैसों और धूल के कणों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, और इसी के साथ ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज का निर्माण हुआ। सीरीज को वैज्ञानिकों ने एक प्रोटो प्लैनेट की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब यह है कि अपने निर्माण के शुरुआती दौर में एक प्लैनेट के रूप में बनना शुरू हुआ, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। यानी आप इसे एक अधूरा ग्रह भी कह सकते हैं। इसकी इस असफलता का श्रेय जाता है जुपिटर ग्रह के मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल को, जिसने सीरीज को एक पूरा ग्रह बनने से रोक दिया। सीरीज ग्रह के निर्माण में बचे हुए टुकड़े उसी जगह बस गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिनको आज हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। पर पहला इंसानी मिशन। नासा ने 2007 में एस्टेरॉयड बेल्ट और इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए डॉन नाम से मिशन को लॉन्च किया। यह करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर लंबी यात्रा कर 2011 में एस्टेरॉयड बेल्ट के दूसरे सबसे बड़े ऑब्जेक्ट वेस्टा के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसने करीब 1 साल इस रॉकी एस्टेरॉयड का अध्ययन किया।
साल 2012 में यह स्पेसक्राफ्ट अपने दूसरे टारगेट यानी ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज की ओर रवाना हुआ। करीब 4.9 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा कर यह मिशन सन 2015 में सीरीज के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसका प्राइमरी मिशन 2016 में पूरा हो गया। डॉन मिशन द्वारा की गई खोजें, जिस दौरान इसे सीरीज के ग्लोबल शेप, डेंसिटी, मॉर्फोलॉजी, खनिज विज्ञान, उसे मिलने वाली एलिमेंट, उनकी संरचना, उसकी ग्रेविटी और उसकी मिट्टी के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई। जिसके साथ ही इस मिशन ने सीरीज के सरफेस में मौजूद क्रिएटर्स, ब्राइट स्पॉट, एटमॉस्फेयर और करीब 6.5 किलोमीटर विशाल इकलौते आइस माउंटेन का भी करीबी से अध्ययन किया। जिससे हमें यह पता चलता है, भले ही आज सीरीज आई वर्ल्ड है, पर आज से कई सालों पहले सरफेस में लिक्विड ओशियन मौजूद रहे होंगे और वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी इसे आई सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के सागर मौजूद हो सकते हैं। 1 नवंबर 2018 को डॉन स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद इसे ऑफिशियल तौर पर रिटायर कर दिया गया। वर्तमान समय में यह स्पेसक्राफ्ट ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज के आसपास एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 50 सालों तक यह ऐसे ही सीरीज का चक्कर लगाता रहेगा, जिसके बाद यह उससे टकराकर नष्ट हो जाएगा। डॉन ने सीरीज पर खोजा पानी। इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में सबसे अजीब और रोचक बात यह है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट के अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को इस पर वाटर के सबूत मिले हैं। 1991 में एक स्टडी के मुताबिक यह पाया गया कि इस ग्रह पर हाइड्रोक्साइड के रूप में पानी के कुछ संकेत हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस ग्रह के कुछ मास का 30% हिस्सा आइस है। स्टडी से यह बात सामने आई कि सीरीज की सतह पर पानी बर्फ के रूप में और सतह के नीचे लिक्विड वाटर के रूप में मौजूद हो सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किए गए खोज के दौरान वैज्ञानिकों को सीरीज में पानी के गुफार यानी वाटर प्लम्स भी मिले, जिसके अनुसार सीरीज लगभग हर सेकेंड 6 किलोग्राम वाटर वेपर अपनी सतह पर प्रोड्यूस करता है। उन्हें पता लगाया कि सीरीज पर पानी के वाष्प निकलने के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला, पानी का वाष्प बर्फीले ज्वालामुखियों यानी कि आइस वोल्केनो से निकल रहा है या सॉलिड आइस से गैस में परिवर्तित होने के प्रोसेस के तहत डायरेक्ट वाटर वेपर में बदल रहा है। क्या सीरीज पर जीवन मौजूद है? किसी भी ग्रह पर पानी का मिलना इस बात का उम्मीद जताता है कि वहां पर जीवन की संभावनाएं भी हो सकती हैं। किसी भी ग्रह पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को जानने के लिए साइंटिस्ट सबसे पहले वहां पानी का पता लगाते हैं। सीरीज भी हमारे सौरमंडल की उन जगहों में से एक है जहां वैज्ञानिक जीवन के संकेतों की खोज करना चाहते हैं। सीरीज के पास एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे अन्य ग्रहों के पास नहीं है, वो है पानी। क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है, इसलिए यह संभावना है कि पानी और कुछ अन्य कंडीशन के साथ वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर वहाँ मौजूद लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो सीरीज पर शायद बैक्टीरिया के समान बहुत छोटे माइक्रोब मौजूद हो सकते हैं।